जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करते हैं। अच्छा, मेरा नाम अली इमरान है और मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2015 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैं क्वालिफाइड नहीं था तब से ही पढ़ाना शुरू कर दिया और रियलाइज़ हो गया कि ये मुझे बेहतर आता है काम, ये करना चाहिए। और ऑडिट से ही शुरू किया था पढ़ाना, यानी मैंने 2015 के बाद से ऑडिट ही पढ़ा रहा हूँ मेनली। उसके साथ टैक्स आया और टैक्स में मतलब मेरिट आ गया स्टूडेंट का, तो ज़्यादा वो अल्लाह ताला ने बेहतर पोजीशन बना दी। फिर ऑनवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक और जो ऑडिट के रिज़ल्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे रहे और मैं कॉन्टीन्यूसली ऑडिट पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ऑडिट सब्जेक्ट की नौइयत क्या है और हम उसको कैसे पढ़ाते हैं और हमने ये ख़ुद कैसे एक्सपीरियंस से सीखा। मेरे आर्टिकल्स ऑडिट के हैं। मैंने हॉर्वत हुसैन चौधरी कंपनी से आर्टिकल्स किए और 3.5 इयर्स मैंने ऑडिट में ही आर्टिकल्स किए। मतलब मुझे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने के लिए उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आप उसको उतनी इफ़ेक्टिवली पढ़ा नहीं पाते। ये बिल्कुल ऐसे ही है ऑडिट को पढ़ाना, जैसे मैं स्पेस में गया हूँ और आप नहीं गए और मैंने आपको बताना है कि यार स्पेस में मुझे कैसा महसूस हो रहा था। आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई। एक कंपनी है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंपनी के अकाउंट्स हैं। अब आपने चूँकि प्रैक्टिकली कंपनी को नहीं देखा, कंपनी के अकाउंट्स को नहीं देखा, कंपनी में वर्किंग नहीं की, कंपनी की वॉल्यूम का अंदाज़ा नहीं है, तो उसके नॉलेज के ना होते हुए फिर आपको ये बात बताना कि उसको चेक कैसे करते हैं, ये अपने अंदर एक आर्ट है। सर आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जिस वक्त आप कंपनी का डाटा देख रहे होंगे, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे होंगे और उसको किस तरह से देखेंगे, किस तरह से चेक करेंगे, किस तरह से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये डाटा या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, ये बेसिकली ऑडिट होता है। क्योंकि मैंने 3.5 साल आर्टिकल्स किए और उसमें वन ऑफ द मतलब तकरीबन 26 के करीब क्लाइंट्स थे और पाकिस्तान की इंजीनियरिंग में जो डेस्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जो पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग कंपनी, उसका ऑडिट मैंने 3-4 साल किया, जो कि एक हाई प्रोफाइल और एक बड़ी कंपनी है। मुझे याद है कि बैक इन 2012-11 उनकी टोटल एसेट्स जो थे वो 37 अरब के थे। मुझे पता है इस वक्त उसके एसेट कम से कम 10 टाइम्स बढ़ गए होंगे, क्योंकि 10 साल हो गए। यस, तो उस एक्सपीरियंस इंशाल्लाह जो हमने गेन किया वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप इंसाइट ले सकें कि ऑडिट असल में क्या है और असल में ऑडिट किस तरह परफॉर्म होता है। जो जो एक्सपीरियंसेस मैंने देखे, विटनेस किए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप ऑडिट को इन डेप्थ समझ सकें। आई कैप जब सवाल पूछता है तो वो रियायत नहीं करता इस चीज़ की कि यार इन बच्चों को क्या पता। वो सवाल आपसे ऐसे पूछेगा कि आप ऑडिट सुपरवाइज़र हैं और आपका कोई एसोसिएट है यार, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उसे क्या बताएंगे? तो आप उस सवाल के जवाब में ये तो लिख नहीं सकते भाई मुझे तो खुद नहीं पता मैं क्या। तो वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड वील मेक श्योर इंशाल्लाह कि हम आपको उस पॉइंट तक ले जाएं और उस लेवल पर समझाएं कि असल में ऑडिट क्या है, किस तरह होता है। इंशाल्लाह मल्टीपल एग्जांपल से, आसान एग्जांपल से आपको वहाँ तक ले जाएंगे और वो सारी बातें समझाएंगे।
ठीक हो गया। तो ये जो आर्टिकल्स थे मेरे, मैं समझता हूँ इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से मैं इतना इफेक्टिवली ऑडिट पढ़ा पाया हूँ अब तक, क्योंकि मेरे आर्टिकल्स ऑडिट में थे और मैंने वन ऑफ द बेटर कंपनीज इन पाकिस्तान का ऑडिट किया है, जिसका वॉल्यूम असल में डेटा को हैंडल करना और वॉल्यूम जब आप उसको डील करते हैं तो फिर आप ऑडिट को बहुत बेहतर सीख पाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि इंडस्ट्री में काम किया है। यस, मैंने इंडस्ट्री में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज CFO जॉब की। वो एक अलहदा बात है कि पहले शुरू में मतलब एक बड़ा अच्छा पैकेज था, गाड़ी 1300 सीसी थी, पैकेज बड़ा अच्छा था। मैंने उसको बस हाँ करने की, घर वाले तो कहते थे भाई यही करते रहो, शाबाश बहुत अच्छे कर रहे हो। मैंने एक ख़ास पॉइंट पे जाके सोचा कि यार मुझे इसको करने में वो नहीं है, मुझे लग रहा था कि मैं क्वालिफाई नहीं बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। मेरे लिए क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट थी और मैं क्वालिफाइड ना होते हुए क्वालिफाइड से बेहतर पैकेज ले रहा था। तो मैंने उस वक्त क्वालिफिकेशन को प्रेफर किया। दिस इज़ बैक इन 2014। तो और मैंने उसके बाद जब मैं क्वालिफिकेशन को स्विच किया, मैं उस वक्त टीचिंग शुरू कर दी। वो टीचिंग करते करते मुझे अच्छा भी लगा, मुझे लगा मैं बहुत अच्छा पढ़ा भी पा रहा हूँ, समझा भी पा रहा हूँ लोगों को, और मैं इसी को ही बेहतर तरीके से कर भी पाऊँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इधर स्विच कर जाता हूँ टीचिंग की तरफ परमानेंटली। फिर मैंने टीचिंग शुरू की, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पे काफ़ी अर्सा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इन द लास्ट सेशन मैंने तकरीबन 1400 स्टूडेंट्स ऑनलाइन और फिज़िकल पढ़ाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस बार भी बड़ा अच्छा जो है रिस्पॉन्स है, और हम इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जितने मैक्सिमम स्टूडेंट को सर्व कर सकें। आप सबसे पहले आपका टारगेट होता है कि आप बहुत अच्छी चीज़ तैयार कर लें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट तैयार कर लें, बच्चों को समझ आ जाए, बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे आ जाएं, बच्चे सेटिस्फाइड हों और आप सेटिस्फाइड हों उनके रिज़ल्ट से और उनकी परफॉर्मेंस से। तो फिर अगला स्टेप होता है कि अब आप इसको जितना एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, जितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो करें। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे ये ऑनलाइन लेक्चर 200 बच्चे ले रहे हैं, इसकी बजाय अगर 500 बच्चे भी लेंगे तो हमारा कंटेंट जो है वो उतना बेहतर है, उतना परफेक्ट होगा इंशाल्लाह कि वो उन सारे लोगों को भी सर्व कर पाएगा। तो एक ख़ास पॉइंट के बाद सिर्फ मल्टीप्लायर इफेक्ट ही होता है। अच्छा जनाब, आर्टिकल ऑडिट में किए, CFO के तौर पे जॉब की, और फिर उसके बाद टीचिंग में आ गया, और फिर उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा कि क्या और कर सकता हूँ। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जब आप एज ए स्टूडेंट एनरोल होते हैं किसी टीचर के कोर्स में, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। मैं इसको बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एहतराम करता हूँ इस बात का और कदर करता हूँ कि आपने स्टूडेंट की हैसियत से ऑप्ट किया कि हम सर अली इमरान से ऑडिट पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ दोस्तों से सुन के, कुछ ओवरऑल टेक्स्ट को असेस करके, अच्छा उस चीज़ का ना मैं उसको कदर करता हूँ और उसका रिगार्ड करता हूँ। उसके हवाले से फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना हम आज ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये आपसे पूछ लें कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक टीचर से, एक ट्यूटर से जिसने आपको पढ़ाना है। तो मेरा एक जो नॉर्मली फर्स्ट डे की एक्टिविटी होती है वो ये होती है कि मैं स्टूडेंट से उसकी एक्सपेक्टेशंस पूछ लूँ। वो क्या एक्सपेक्ट करता है एक टीचर से, एक ट्यूटर से, कि वो कैसे परफॉर्म करे कि वो उसकी हेल्प कर सके। जी प्लीज़ आप बताइए।
पेपर क्लियर होना चाहिए। पेपर क्लियर हो। पहले पढ़ा नहीं मैंने, आपके रिवीजन लेक्चर्स लिए हैं आपके टेक्स्ट के, मुझे आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा। ज़बरदस्त जी। सर मैं आपसे फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ और ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो मेरे काम कॉन्सेप्ट हर चीज़ जो सेटिस्फेक्शन हो कंप्लीट। एक बात इन्होंने की पास वाली, आपने बात की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक हो गया, बिल्कुल सही जी। प्लीज़ आप बताइए आप क्या सोचते हैं, यानी मैं ये चाहता हूँ ना कि आप मुझे क्लियर करें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, और मैं इसी वक्त ही फौरी तौर पे ये भी बताऊँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैं किस हद तक इंशाल्लाह पूरा कर पाऊँगा। जी प्लीज़। टेस्टिंग, टेस्ट सिस्टम। टेस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सही जी। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, ठीक जी। सर डिसिप्लिन ना चीज़ें समझ आए कि हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई के। बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जी बेटे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो बात होगी जी। आप तो नए नए हैं, थोड़ा और सोच लें। सर आप प्लीज़ बताइए। सर 1 मंथ पहले कोर्स कंप्लीट हो गया। 1 मंथ पहले, ठीक है। टाइमली कोर्स कंप्लीशन, आप कहते हैं एट लीस्ट 1 मंथ। जी भाई आप बताइए। सर कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होना चाहिए जब हम आर्टिकल्स में हैं तब हमें हेल्प हो सके ना, ताकि जो हमने पढ़ा हुआ है वही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वाली बात जी। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की हैंडलिंग का प्रॉपर टेक्निक्स वगैरह स्ट्रेटजीज। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस लिख दूँ, जी सर। ऑन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जी। अब हर चीज़ इजी वे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, मतलब कंप्लीट एग्जांपल। इजी एग्जांपल्स जी। और कौन भाई, भाई आप रहे। टाइम पे कंप्लीट हो जाए कोर्स और अंडरस्टैंडिंग। ये भी हो गया, ये भी हो गया जी। आप अब आपको सवाल हमारा ये है कि यार आपने जो कोर्स के पैसे भी भरे हैं, आ रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, तो आपकी आखिर तो कोई उम्मीद होगी ना कि यार सर इसके बदले में हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे, किस तरह पढ़ाएंगे। वो उम्मीद मैं एक्सपेक्टेशन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। आप लोगों के जहन में इसके अलावा कोई बात है तो प्लीज़ बताइए। डन जी। एक लिस्ट मैंने भी बनानी है, पहले आपकी बारी है, फिर आप कह देंगे हाँ ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारी बातें मुझे बड़ी अच्छा लगा है कि आप लोगों ने, मतलब एक मुनासिब क्लास साइज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हर बंदा अपनी बात पॉजिटिवली क्लियरली कर सकता है। उसे हर वक्त इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि यार इतने ज़्यादा बच्चे हैं, एक बच्चा हंसा तो वो बंदा फिर सारी उम्र सवाल ही नहीं पूछता, डिस्करेज हो जाता है ना। तो एक बात ये प्लीज़ अपने क्लास में अपने जहन में रखिएगा कि यार कोई बच्चा कोई भी सवाल पूछ लेना, ना कभी आपने उसको डिस्करेज करना है, ना आपको अगर उस पर हंसी आ रही है, मजाक आ रहा है, अपने पास तक रखें, दूसरे तक ना आने दें। इसका फ़ायदा आपको खुद होगा, जब आपको कोई बोंगी मारेंगे तो कोई भी नहीं हंसेगा। एक बच्चा क्लास में भी पूछता है ना एसेट क्या होता है, तो कोई बात नहीं है, मैं जवाब देने वाला, वो सवाल पूछने वाला, आप दरमियान में डिस्करेज ना करें प्लीज़, ठीक है। तो ये सबसे मज़े की बात होती है कि एक मुनासिब क्लास साइज़ में एक टीचर इंडिविजुअली हर बच्चे को पता होता है कि इस बच्चे का क्या कैलिबर है, इसका क्या कैलिबर है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट की कि वो जो उसका पोटेंशियल है वो वहाँ तक जा सके। क्योंकि ग्रुप को पढ़ाने में एक ख़ास लेवल के बाद जो है वो
आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं फोकस कर सकते, लेकिन एक अच्छे क्लास साइज में जहाँ पे मतलब एक मुनासिब स्टूडेंट हो, तादाद हो, वहाँ पे बड़ा आसान हो जाता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे हर बच्चे को फोकस कर सकें। ठीक है, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो इस क्लास में मेरे लिए खुद भी एक टाइम के बाद ये वाला मामला है कि मुझे लग रहा है, मैं खुश हूँ कि यार मैं इंडिविजुअली बच्चों पे फोकस कर सकूँगा। आप बिलीव करें कि वो इतना मुश्किल हो गया था कि वो ग्रुप्स को ही फोकस कर पाता था मैं, यानी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 200 बच्चा है, 150 बच्चा है, अब वो मैं देख रहा हूँ कि ये टीए ने जवाब दिया है, ठीक दिया नहीं दिया, उसका रिप्लाई कर दिया, अगर ठीक दिया तो जाने दिया। उससे आगे आके जो है वो आप इंडिविजुअल लेवल पे विद रीज़नेबल क्लास साइज़ आपके लिए बड़ा आसान और अच्छा हो जाता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे हर बच्चे को उसकी क्यूरीज को एड्रेस कर पाएँ। ठीक हो गया जनाब। तो मैं इस सवाल से बड़ा खुश हूँ कि यार अब मैं हर बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प कर पाऊँगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह। अभी जो मैंने सारी बातें लिखी मैं आपके साथ अभी एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं एज ए स्टूडेंट अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं पहले अपनी भी बताता हूँ। मेरा दिल चाहता है अगर मुझसे मेरे टीचर ये सवाल करते तो मैं पता क्या कहता, मैं कहता था सर समझ आए सब्जेक्ट की और मेरा पेपर पास हो, समझ आ गई और पेपर ना पास हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं। पेपर पास हो गया और समझ में नहीं आई तो भी अजीब बात है कि पेपर तो पास है, आता जाता कुछ नहीं, वो फिर वहाँ आगे आर्टिकल में बड़ी बेइज्जती होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों काम मुझे लगता है होने चाहिए। टीचर का काम है, मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा टीचर को चाहिए कि वो इस तरह एग्ज़ाम्पल दे के चीज़ को समझाए कि वो एग्ज़ाम्पल समझ में आए, जहन में बैठे, आप लॉजिकली उससे एग्री करें कि हाँ बात करें ना ये मेरी अक्ल में पड़ती है, ये बात ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आसान हो जाती हैं। सर ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन एज ए स्टूडेंट मैंने आपके साथ शेयर की। सर इंशाल्लाह पास, ये आपकी अप्रोच, टीचर का काम है स्टूडेंट को वो अप्रोच दे जिससे वो पास हो, आपको वो तरीका बताए जहां पर आप एफर्ट पुट करें और पास हो जाए। मैं आपको भी बताता हूं कि आपके ऑडिट के चैप्टर नंबर 14 में से कम 25 नंबर का पेपर आना है, 13 में से 15 मार्क्स का पेपर आना है, 15 में से 2 मार्क्स का पेपर आना। अब एक बंदा 15वें चैप्टर पे कितनी एफर्ट करेगा और 14वें चैप्टर पे कितनी एफर्ट करेगा, फ़र्क है ना सर। ये अप्रोच है जो टीचर ने स्टूडेंट को पहले दिन ही बता दी होती कि यार इस तरह चलना है। हमने आपको टॉपिक वाइज, एरिया वाइज एक एक चीज़ डिटेल में बतानी, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे एक बात की है। ये वो चीज़ है जो हमने स्टूडेंट को बतानी है। इस अप्रोच से आपकी मेहनत को आंखें लग जाती हैं, कहाँ पे 18 घंटे मेहनत करनी है, कहाँ पे 2 घंटे मेहनत करनी है, चाहे सफ़े एक जितने हो। पेजेस की गेम नहीं होती। टीचर जो देख रहा होता है वो देख रहा होता है एरिया कौन सा एग्जामिनेबल है जिसमें से पेपर आता है। स्टूडेंट नॉर्मली क्या देख रहा होता है, यार ये 30 सफ़ों का चैप्टर है, वो 35 सफ़ों का चैप्टर है, दोनों पे बराबर टाइम लगेगा। टीचर कहते हैं नहीं, 30 सफ़े पे 18 घंटे और 35 सफ़े पे 4 घंटे। क्यों? कि उसने आपको अप्रोच देनी है, मेहनत करनी है, लेकिन टीचर ने आपको डायरेक्शन देनी है। सर मेरी बात समझ आ रही है? ये बेसिकली अप्रोच है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी भी और साथ के साथ भी कि यार किस तरह से आपने ये पेपर पास करना है। सर दूसरी बात, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, इजी एग्जांपल्स, यस बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था कुछ टाइम पहले, मीट योर मेंटोर वाला, देखा है आपने? किस किस ने देखा है? 1 2, अच्छा चलो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो बात उसका क्रक्स है ना ऑडिट का, वो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। असल वो नया बच्चों ने पेपर दिए होते हैं तो बच्चा जान छुड़ाता है कि शुक्र है मेरी जान छूटी, मैं को 15-20 दिन आराम करूँगा।
उसके फौरी 2 दिन बाद वो बच्चे को कहें जी आप अभी ये इंटरव्यू भी देखें, तो वो इंटरव्यू भी 16-18 मिनट का था। समहाउ मैं अभी आपको उसका क्रक्स आपके लिए बता देता हूँ जो आपसे रेलेवेंट है, तो उसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी थे। अच्छा, जो उसकी मेन बात थी ना जो अभी आपके साथ डिस्कस करना, वो ये कि यार एक चीज़ होती है जिसको आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोगों का ना दिमाग ऐसा है कि अगर एक चीज़ हमें समझ आ जाए, हमारी अक्ल उसको तस्लीम कर ले, तो उससे कनेक्टेड बातें भी समझ आती हैं और फिर उसके बाद हमारे जहन में वो बैठती भी है। ठीक है, अच्छा देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर ये सारी लाइटें बंद कर दी जाएं तो इस कमरे में फिर भी रोशनी इतनी रहेगी जितनी लाइटें चलने से हैं, और फिर मैं ग्रीन कलर के मार्कर से लिखूँगा तो आपको बड़ा अच्छा नज़र भी आएगा, और मैं फिर रेड से उसको क्रॉस भी कर दूँगा। अभी जब मैंने आपको कहा ना कि जब इस कमरे में लाइटें बंद हो जाएं तो भी इतनी रोशनी रहेगी, आपके दिमाग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ मैं ग्रीन कलर के मार्कर से लिखूँगा, आपका दिमाग उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा कि की हो गया सर जी इन्नी भी गल नहीं की, ऐसे है या नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपका अंडरस्टैंडिंग है ना, और जो आपने समझना है या सीखना है, उसका ताल्लुक आपकी लॉजिकल एक्सेप्टेंस है कि आप लॉजिकली उससे एग्री करते हैं। तो जब आप उससे एग्री कर लेते हैं तो आप अगले स्टेप पे उससे अगले स्टेप पे जाते रहते हैं। बाज़ औक़ात आप किसी बेसिक बात से एग्री नहीं करते, तो उससे अगले स्टेप्स को आप ना फॉलो कर सकते हैं ना समझ सकते हैं। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये असल पॉइंट है। हम कोशिश ये करते हैं कि आपके लिए ईजी एग्जाम्पल्स हों जिसको आप लॉजिकली एग्री करें कि हाँ ये बात ठीक है। जब आप मेरे से लॉजिकली एग्री करेंगे, उसके बाद जो मैं आपको समझाऊंगा वो आप समझेंगे, वो आपको समझ भी आएगी और वो आपको याद भी रहेगी। और जिस बात से आपने लॉजिकली एग्री ही नहीं किया था, ना आपको वो बात समझ में आएगी, ना आपको वो बात याद रहेगी। सर जी मेरी बात समझ, ये असल में एक इसको कहते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल एक फिनोमिना है कि इंसान के जहन में बात किस तरह बैठ जाती है और किस तरह रहती है। और हम एग्जाम्पल देते ही इसलिए हैं कि वो बात आपके दिमाग में बैठ जाए। वो आप अंग्रेजी का जुमला बोल रहे होते हैं लेकिन बैक एंड पे वीडियो कौन सी चल रही होती है, वो उस एग्जाम्पल की चल रही होती है, वही बात। तो हमारा टारगेट असल में इंशाल्लाह यही होगा, कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको समझाई जा सके। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ गया टेस्टिंग सिस्टम। बड़ा इम्पोर्टेंट, आम तौर पे भी ऑडिट में ये सुपर इम्पोर्टेंट। ये जो टेस्टिंग सिस्टम और ये जो प्रैक्टिस सेशन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। सर बड़े अरसे बाद मैं ये कमिटमेंट आप लोगों से कर रहा हूँ कि आप सब लोगों की जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो मैं खुद चेक करूँगा। मेहनती बच्चा ऑडिट में फेल होता ही ड्राफ्टिंग की वजह से, राइटिंग एबिलिटी हल्की होती है उसकी। वो जो सोच रहा होता है वो पेपर पे नहीं लिख पाता, और एग्जामिनर मार्क्स पेपर की बेस पे देता है, उसकी सोच की बेस पे नहीं देता। ऐसा ही है ना सर, जो सोच रहे हैं वो लिखें। आज से क्या कमिटमेंट की है, प्रैक्टिस सेशन जो हमारे यहाँ पे कंडक्ट होंगे सब मैं खुद इंडिविजुअली सबके चेक करूँगा। डन हो गई बात। उससे क्या फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, मतलब मैं ओवर द पीरियड नहीं कर सका, लेकिन मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ इस क्लास साइज के बारे से कि यार इतने को तो मैं खुद भी मेहनत करके कवर कर सकता हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह। टारगेट क्या है, ऑनलाइन वालों के लिए भी यही बात है, प्रैक्टिस सेशन के हवाले से जो ऑनलाइन है उनके लिए भी यही बात है। आपका प्रैक्टिस सेशन होंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं क्लास में दूंगा, आप करेंगे, चेक करूंगा, जो बच्चे की गलती होगी वो बताऊंगा बाकी सबको कि भाई देखो इसने ये लिखा है, अगर आप भी कुछ ऐसे सोचो तो ऐसे नहीं लिखना, दूसरे तरीके से लिखना। अच्छा,
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इसका जवाब यह है टू द एक्सटेंट कि वो हमारे सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है तो उतनी, सारी नहीं। समझ आ रही है? यानी मैंने आपको, मेरे जहन में है डेस्टिनेशन आई कैप का पेपर, मैंने आई कैप के पेपर के रास्ते में चलना है, रास्ते में जितनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आई मैं बताता जाऊंगा। लेकिन आप मुझे कहेंगे सर इस रोड से उतर के जरा राइट हो गए, मुझे वो वाली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मैं जी भाई सॉरी वो मैं नहीं बताऊंगा। मेरे पास जितना टाइम है मैं 2 घंटे और उस रोड पे खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं वहाँ से डी ट्रैक नहीं होऊंगा, चूँकि हमने आई कैप की अप्रोच और आई कैप की डायरेक्शन वाला मामला नहीं छोड़ना। लेकिन उसके रास्ते में ही इतनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी, चूँकि जो टॉपिक भी पढ़ाने लगूंगा वो एक स्टोरी के साथ कनेक्टेड है, वो एक याददाश्त के साथ कनेक्टेड है, वो एक ऐसी बात के साथ कनेक्टेड है कि भाई वो मुझे उसके लिए आपको वो सारा बताना ही पड़ेगा, और इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, उससे बड़ी हेल्प होती है। वही बात है कि सर अब अगर चैप्टर मैंने आपको कहा कि जी सर स्पेस में मैं गया हूँ, आप नहीं गए, और मैंने आपको सिखाना है कि स्पेस में खाना किस तरह खाया जाता है, तो मिसाल दे रहा हूँ, तो उस केस में उस सारे सिनेरियो को पहले मैं बताऊंगा, एग्जाम्पलीफाई करूंगा, फिर उसके बाद उस टॉपिक की तरफ आऊँगा। तो मैं प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ऑडिट के हवाले से क्या क्या चीज़ें होती हैं या कोई चैप्टर है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और उसकी इम्प्लीकेशंस और उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस तरफ आएंगे। उस हद तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी जो काफ़ी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगला आ गया टाइमली कोर्स कंप्लीशन। इस पे इत्मीनान रखें इंशाल्लाह। मैं ख़ुद इस चीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, गरचे ये बात टीचर होने की ऐसे से टीचर्स करते कतराते हैं यार, असल में स्टूडेंट की अपनी मेहनत ही होती है जिसने उसको पास कराना होता है। टीचर ने उसको अप्रोच देनी है, यार यहाँ पे मेहनत करो, इस तरह मेहनत करो, इस तरह लिखो। मैंने आपको सवाल करने का तरीका बताना है, 3 सवाल खुद करके बताने हैं। मैं आपको 30 भी खुद करके बताऊंगा, जब तक आप खुद 15 नहीं करेंगे आप उस पेपर को पास नहीं कर सकते सर। तो मेहनत तो अल्टीमेटली आपके एंड पे ही। अच्छा, उस मेहनत का टाइम देना मुझे चाहिए आपको, यानी मैं आपको पेपर से 3 दिन पहले फ्री करूं और कहूँगा यार ये सारे प्रैक्टिस को हाल 3 बार दोबारा कर लेना और 3 दिन बाद पेपर हो, तो मैंने तो आपको यार बेबस कर दिया ना। मुझे प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए था, मुझे प्रैक्टिकली आपको इतना टाइम देना चाहिए था कि मैं टाइमली कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कहता कि अब आप मेहनत करो, अब आप कोशिश करो, हाँ जो सवाल हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो, मैं यहाँ पे मौजूद हूँगा, यहाँ पे पूछ लो। सर समझ आ रही है? इंशाल्लाह इस तरह होगा। जो कोर्स कंप्लीशन है वो मेरा अपना बेंचमार्क होता है कि यार वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसकी वजह से आप एनेबल होंगे कि आप खुद से तैयारी करनी शुरू करेंगे और प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। हाँ, जब तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, जब सवाल आए मैं तब भी अवेलेबल हूँगा इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि शायद 50 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप थे मेरे पिछले सेशन में, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप को अपना अब जो है ना वो फ़र्ज़ समझता हूँ उसको देखना, क्योंकि ये 2017 में मैंने ही शुरू किए थे व्हाट्सएप ग्रुप, पहली बार बनाया और बच्चों को इंगेज किया और सवाल जवाब वाला मामला शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप पे। उस वक्त तो ट्रेंड नहीं था इतना, अभी तो ये क्लास के लिए लाजिम हो गया, लेकिन उस वक्त बिल्कुल एक नई बात इस हवाले से थी कि ये नहीं था। मेरे तो जहन में एक कॉन्सेप्ट ये था कि हम स्टूडेंट की हेल्प कैसे कर सकते हैं, उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। और उसका ये फ़ायदा होता था, मुझे अब की बार कितने मैसेज ये आए हैं आई कैप की रिविजन क्लास के बाद कि सर हमने ये सवाल हमें बता दें, ये बता दें, वो बता दें, ख़ास तौर पे कराची से कि सर इस वक्त हमारे टीचर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और ऐसा हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसने टीचर से थ्रू आउट पढ़ा है, वो इस बार उसकी क्यूरी को एड्रेस ही नहीं कर रहा इस वक्त। और एक और टीचर जिसने आई कैप में पढ़ाया, और मैंने आई कैप में बच्चों को कहा था ओपनली अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे के कि आप मुझसे सवाल पूछें, और
मतलब इतने बड़े फोरम पे आप बच्चों को ये बात कह दें और फिर उसको निभा दें, तो वो बड़ी, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट है मेरे लिए। तो आप लोग तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि प्रिविलेज्ड हैं कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एडिशनली ये कि सब लोगों के लिए मैं ये ऑप्शन रखता हूँ, टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो और आपको ये इत्मीनान हो कि टीचर सिलेबस कंप्लीट करा के कहीं नहीं चला गया, टीचर हमारे पास ही है। और एक और बात कहूँ, टीचर हमारी जेब में है, जेब से मोबाइल निकाल के व्हाट्सएप कर दी, वॉइस में करें, लिख के करें, जैसे आपको बेहतर लगे। यकीन माने वाकई टीचर आज बच्चे से इतना ही दूर है कि वो जेब से व्हाट्सएप किया और ख़त्म। इससे पहले हम लोग जब पढ़ते होते थे तो हम तो टीचर से पहले बात करनी, फिर उनके पास जाना, फिर उन्होंने कहना मेरी क्लास है, पहले पेपर के करीब ज़्यादा पैसे बंदे को टेंशन होती है, ऊपर से 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ जाए तो वो बड़ी दिक्कत होती है। आज तो बड़ी आसानी है कि आप व्हाट्सएप करें और आप आगे पढ़ें, थोड़ी देर में जवाब आ जाए तो आपको उसका आसानी है, लेकिन इस आसानी को अवेल आपने खुद करना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, कोई बात रह तो नहीं गई? कोई और एक्सपेक्टेशन जो अभी तक एड्रेस ना हुई हो, ना गई हो, या मैंने उसका जवाब ना दिया हो, तो प्लीज़ बता दीजिए। मुझे गिलास पानी चाहिए। बिल्कुल, स्टडी मटेरियल की बात होनी है, स्टडी मटेरियल की बात होनी है, बिल्कुल होनी है। अभी आगे आ रही है, उसको करता हूँ डिस्कस। एक्सपेक्टेशन टीचर से जो है, स्टडी मटेरियल वाली बात चलो अभी कर देता हूँ। यार ये देखें, मेरी बुक है ऑडिट हेल्प बुक के नाम से, डिपेंड करता है कि इस बार छपती है या नहीं। शायद इस बार मैं बुक पब्लिश ना करवाऊँ और मार्केट में, लेकिन वो बुक आपके पास अवेलेबल होगी, फ़ोटोकॉपियर के पास होगी या कुछ ऐसे। और उसमें क्या होगा, इस बुक को में हमने 3 चीज़ें कर दी हैं मेजर, जो इसमें 3 बातें हैं। बात नंबर 1, इसमें सारा स्टडी मटेरियल है। इसमें सारा स्टडी मटेरियल है और वो इन लाइन है विद आई कैप स्टडी टेक्स्ट। यानी एट एनी गिवन टाइम आप चैप्टर नंबर 13 ऑफ आई कैप, चैप्टर नंबर 13 यूनिट 1 ऑफ आई कैप से उठ के किधर जा सकते हैं? अब आई कैप की किताब से उठ के मेरी किताब पे आ सकते हैं और मेरी किताब से उठ के आई कैप की किताब पे जा सकते हैं। जी मेरी बात समझ आ रही? इसका ये फ़ायदा होता है कि आप आई कैप के साथ इसको रेफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पे शुरू में 1-2 चैप्टर तक ही जज्बाती होते हैं, फिर उसके बाद उन्हें समझ आ जाती है कि यार ये तो वो वाली आसान है, फिर वो वहाँ से पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन मैंने इसको इन लाइन रखा है ताकि आप लोगों के लिए रेफ़र करना आसान हो। दूसरे नंबर पे टॉपिक वाइज पास पेपर। टॉपिक वाइज पास पेपर। तीसरे नंबर पे सॉल्यूशंस। या सॉल्यूशंस में भी आई कैप वाले सॉल्यूशन नहीं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कुछ जगह पे आई कैप है, ज़्यादातर स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब? इसका जवाब मैं आपको ऐसे देता हूँ कि एक सिनेरियो आता है और आई कैप उसको आंसर करता है कि पहले लॉ का रेफरेंस देता है और बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करता है। यानी 2 स्प्रिंग 21 में उसने इस तरह से आंसर किया, स्प्रिंग ऑटम 21 में उसने आंसर किया, एक बार पहले कंक्लूजन दे के बाद में लॉ का रेफरेंस लिखा। यानी एक मौके पर उसने स्प्रिंग 21 में जो आंसर दिया, पहले लॉ का रेफरेंस लिखा और बाद में कंक्लूजन दिया। और अगली अटेम्प्ट में जब उसका आंसर किया तो जवाब था, लेकिन लिखने का अंदाज बड़ा फर्क था। पहले उसने कंक्लूजन दे दिया और बाद में लॉ का रेफरेंस दिया। अब इससे होता ही है आपकी ना एक सेट पैटर्न या स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं बनता सवाल को हल करने का। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने लॉ का पेपर दिया है, अब मैं लॉ पढ़ाता हूँ, मैंने उसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाए कि यार पहले आपने लीगल टर्म लिख देनी है और बाद में उसको कंक्लूड करना है। ठीक हो गया? अच्छा,
आई कैप ने पहले कभी लीगल टर्म पहले लिखता है, कभी बाद में लिखता है, कभी सिर्फ कंक्लूजन दे देता है। नहीं, जब आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच सिखाएंगे और उसके मुताबिक 8 सवाल 10 सवाल सेम अप्रोच से कराएंगे तो आपको सवाल हल करने का ढंग आ जाएगा, ड्राफ्टिंग का आर्ट आ जाएगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? आई कैप के सॉल्यूशंस मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाती हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अच्छा, उसमें ये वाला इशू आ जाता है कि वो स्टैंडर्ड नहीं होते। मैं ये कहता हूँ कि यार स्टैंडर्ड होने चाहिए, और उसके लिए हमने क्या किया है, ज़्यादातर जहाँ पे ज़रूरत थी इसको क्या कर दिया है, सॉल्यूशंस को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठंडा तो नहीं है भाई? ठंडा है ज़्यादा? एक गिलास गर्म भी लिया, गर्म से मिला दें रेगुलर। अच्छा यार आप मेरी बात समझें, स्प्रिंग 21 में यानी आई कैप के स्टैंड जो सॉल्यूशंस हैं उसमें अप्रोच कंसिस्टेंट नहीं होती। जवाब ठीक है, अप्रोच कंसिस्टेंट नहीं है। ड्राफ्टिंग अप्रोच मुझे उससे गिला होता है, आई कैप से गिला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यार नहीं स्टैंडर्ड होनी चाहिए। बच्चा जब यार आप जब करते हैं अकाउंटिंग के सवाल एक स्टैंडर्ड अप्रोच से करते हैं ना, 4 सवाल 5वां सवाल आपसे वैसे खुद ही हो रहा होता है। ऐसे है या नहीं है? बिल्कुल इसी तरह ऑडिट में भी होना चाहिए। मैंने जो आपके साथ इंशाल्लाह सॉल्यूशन शेयर करने हैं वो क्या होंगे, वो इस तरह होंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही? ये सारी चीज़ें बुक की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होंगी। शुरू में शायद हम आपको नोट्स दे दें, फिर कंपाइल करके आपको बुक ही दे देंगे। इनिशियली आपके साथ नोट्स शेयर कर देंगे और फिर उसके बाद इसको कर देंगे। ये जनाब हमारे बुक की बात थी। ये सारी स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस के ज़मन में हमने ये सारी बातें की। सर और कोई बात आपके जहन में आती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज़ बताइए। अच्छा जी सर, यार अपना कुछ टीचर्स की भी कुछ टीचर की एक्सपेक्टेशन है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। गिनती की 3-4 बातें हैं जिसको आप खुद भी समझदार हैं तो एग्री करेंगे। इसको मैं समझाऊंगा ऐसे कि यार एक लफ्ज़ होता है उर्दू का जिसको कहते हैं जिद्दोजहद। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना जिद, इसका मतलब होता है सीरियस। एक बच्चा है यार, आप मैं पूछा भैया आप कल क्यों नहीं आए? यार सर सही बताऊं दिल नहीं चाह रहा था। इसका मतलब है वो सीरियस नहीं है। सर सीरियस नहीं। अभी तो हम ये बात कर ही नहीं रहे कि आप पढ़े या नहीं पढ़े। यार पहले कम से कम आपको सीरियस होना चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट का जो ये वाला फेज़ है ना, दरमियानी फेज़, पेपर के बाद से रिज़ल्ट तक का, इसमें वो बड़ा नॉन सीरियस होता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने मेजर पार्ट इसके अंदर करवाना है। अंदाज़न आपके रिज़ल्ट आने तक हम 25% तो सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। अब अगर आप इस सारे पीरियड में नॉन सीरियस रहें, अच्छा पढ़ लेंगे, कुछ तो बच्चे किताब भी नहीं खरीदते कि पढ़ लेंगे, इतनी किस चीज़ की जल्दी है? सर जल्दी नहीं होती। अगर आपने कोर्स में इन होना है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा पढ़ने को, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ लेना चाहिए ताकि जितना पढ़ें वो ग्रैब कर सकें। सर
सबसे पहले सीरियस और फिर उसके बाद एफर्ट, फिर कोशिश। मेरी एक्सपेक्टेशंस, थैंक यू जी। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है ना बेसिकली वो ये है कि आपको जो पढ़ाया जाए मैं आपके साथ खुद बैठ के यहाँ पर वो नोट्स पढ़ूँगा जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि कल से स्लाइड का सिस्टम होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर हम वो शेयर कर लेंगे। मतलब स्लाइड पे मैं आपको समझाने के बाद क्या कर पाऊँगा, उसको रीड कर पाऊँगा आपके साथ। मुझे तसल्ली होती है कि जब मैं खुद रीड करता हूँ कि यार कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप पॉइंट पिक नहीं कर सके, या मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ स्किप तो नहीं हो गया। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर 100% कम्प्लीटलीनेस मैं सारा कोर्स एक बार खुद पढ़ गुजरता हूँ, यानी आपके साथ पढ़ूँगा। अच्छा, एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे पहले मेरी बुनियादी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि आप सीरियस हो। जितना क्लास ले रहे हैं जितनी देर तक उसको सीरियसली टेकअप करें। दूसरे नंबर पे जो कंटेंट और जो बुक है उसको रीड करें। और सीरियसनेस का मतलब है पंक्चुअल होना। सबसे पहले पंक्चुअल होना, दूसरे नंबर पे रेगुलर होना, तीसरे नंबर पे रेगुलर टेस्ट देना। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मतलब ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो ही आप सीरियस हैं। फिर उसके बाद कोशिश है आपको बुक साथ के साथ रोज़ जितना पढ़ाऊँगा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो करनी है। और दूसरे नंबर पे जो अगला स्टेप है वो है सर जी आप अगर सीए में आए हैं तो हार्ड वर्क तो वो मिनिमम चीज़ है जो आपको करना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ने की बजाय हर रोज़ 2 घंटे पढ़ें। आपकी नॉर्मली मैं आपको बताऊं, आपको मैक्सिमम 1.5 आवर्स पर डे की बजाय भी अगर मैं पर लेक्चर कहूँ तो भी ठीक है। सिर्फ एक घंटा मैंने पढ़ाना है और उसमें मेरा मैक्सिमम फोकस होगा कि यही चीज़ें मैक्सिमम आपको समझा दूँ। उसके बाद आपने घर जाके उसे 2 से 3 बार पढ़ना, इंशाल्लाह वो आपके ज़हन में बैठ जाएगा। प्रैक्टिस होगी, ज़्यादातर क्लास में कुछ असाइनमेंट, ठीक हो गया। क्लास वाली सारी मैंने आपसे क्या कहा, मैं खुद आपके चेक करूँगा। तो यार ये कंसिस्टेंसी है, बड़ी ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। ये आपको करनी पड़ेगी। इसने आपको पास कराना है, मज़े की बात है, हार्ड वर्क से ज़्यादा इसने आपको पास कराना है। आप इसको ऐसा स्टूडेंट जो जॉब करता हो साथ नहीं करता, इसका मतलब है कि आपको दुनिया में सिर्फ यही काम है। वो तो सही तरह करो यार, सही बता रहा हूँ मैं, आप सोचे तो सही। आपकी उम्र के ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, बल्कि हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है। अब पाकिस्तान से ज़रा बाहर निकलें, 19-20 साल के लड़के और लड़कियां सब नौकरियां करते हैं, साथ साथ पढ़ होते हैं, साथ साथ जॉब करते हैं। ज़्यादातर
जो जिसको जो काम मिलता है, जिस तरह मिलता है, वो साथ साथ वो करता है, साथ साथ पढ़ रहा होता है। जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अगर आप वो भी नहीं कर रहे तो यार फिर इसका मतलब है आप एक ही काम कर रहे हैं, वो तो सही तरह करेंगे ना आप। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे और क्या जी मैं सीए कर रहा हूँ, क्लास ली नहीं, 2 दिन हो गए नहीं ली, तो यार फिर कर की रहे हो। समझ आ रही है? यकीन माने आपकी उम्र के सब ये यकीन करें, पाकिस्तान में हम लोग, मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि बस माँ बाप ने पढ़ा दिया सारा। दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है। ये पाकिस्तान में अजीब है, ये पाकिस्तान का ही ये बात है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सारी जगह ऐसे ही है, तो हमने इसका कभी ना एहसान माना है ना कभी मानेंगे अपने माँ बाप का कि भाई उन्होंने हमें एंड तक पढ़ाया भी है। बनता ही नहीं है। अगर आप कहीं बाहर किसी से बात करें तो कहेगा ये कैसे मुमकिन है। उसे कहेंगे मैं पढ़ता हूँ और कुछ नहीं करता, तो अपनी कॉलेज की फ़ीस किस तरह देती हो? वो ये पहला सवाल करेगा। उसको कहो अब्बू किस लिए रखे हुए हैं अगर उन्होंने ये भी नहीं करना तो। हालांकि ऐसे नहीं होता। आप मैं पिछले दिनों किसी फॉरेन कंट्री में था, मैं यही देखता था 18-19 साल के लोग एयर टिकटिंग पे, लोग कम उम्र के लोग, लड़के लड़कियां हर जगह पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे, वो कहेंगे हम सुबह यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमारी 4 घंटे की जॉब है। आप बाहर के मुल्क को तो एक तरफ है ना, आप वैसे ही मैकडोनल्ड चले जाएं, आपको अपनी उम्र के लोग नहीं नजर आते वहाँ पे। वो क्या कर रहे होते हैं? उनसे आप इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि मैं साथ पढ़ रहा हूँ। आप नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं? सीए। तो सही तरह करें, और कम से कम वो तो करें यार। माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हम साडा बच्चा बड़ा ही अफसर बन जाएगा, तो बच्चा मौजा करता पे। समझ आ रही है? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आपके पैसे की एक वर्थ है, आपके टाइम की वर्थ है। यार मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब शुरू कर दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह दूँ कि यार जिस काम के लिए आप और कुछ नहीं कर रहे इस वक्त दुनिया में, वो तो सही तरह करें। उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है, यहाँ अजीब लगता है कि यार हम कोई बंदा कहे कि भाई मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या तारुफ है। मेरा तारुफ ये कि मैं सीए कर रहा हूँ, और वो सीए सही तरह ना कर रहा और पास ना कर रहा हो, तो ये बड़ी अजीब बात है। यानी वो जो काम पूरा कर रहा है 6 माह से, उसके पास एक ही टैग लाइन है कि मैं सीए कर रहा हूँ। अगर वो 6 माह के बाद उसमें भी पास नहीं होता, तो मेरा सवाल है कि फिर उसने पिछले 6 माह में क्या किया है? लोगों को बताया कि मैं सीए कर रहा हूँ, किया नहीं। यार आप मेरी बात तक पहुँच रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप एक काम ही कर रहे हैं इस वक्त, तो वो कम से कम, और मैं वो भी ये नहीं कह रहा कि आप 24 में से 18 घंटे पढ़ने लग जाए। यार 8 घंटे क्लासेस और उसके साथ घर पढ़ के 8 घंटे से ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा आखिरी महीने के अलावा। मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा है। 24 घंटे में से 6 घंटे सो लिया, फिर भी 8 घंटे सो लिया, फिर भी बाकी 8 घंटे का क्या है? बाकी 8 घंटे सबको बताना है कि मैं सीए कर रहा हूँ। तो भैया आप तो सोचे कि 8 घंटे आपने बताया, 8 घंटे सोए, बाकी 8 घंटे सही तरह से ये नहीं किया, तो फिर क्या किया? ये प्रॉब्लम है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ टाइम है, सबसे कीमती टाइम, और इससे ज़्यादा कुछ कीमती नहीं है। जो इसको अंडरस्टैंड करें। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 1.5 घंटा, 1 घंटे की क्लास, 2.5 घंटे, बस इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, काफ़ी है इतना। मैं नहीं आपसे एक्सपेक्ट करता कि आप किसी दिन भी इससे ज़्यादा पढ़ेंगे आखिरी महीने के अलावा, या 1 हो कभी कोई टेस्ट या कुछ दे दिया था। क्या मेरी एक्सपेक्टेशन से आप एग्री हैं? येस और नो? ये काम है, ये अच्छे से करना चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद इस सब्जेक्ट को थोड़ा दूसरे एंगल से देखते हैं। हाँ,
ऑडिट नहीं, हाँ आई कैप में सर पेपर किस तरह आता है ऑडिट का? यस इसमें बेसिकली तो ये थ्योरेटिकल पेपर है ना, और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस जिसको हम रट्टे वाले सवाल कहते हैं, ये आते हैं 30 to 35%, और सिनेरियो बेस्ड सवाल कितने आते हैं? 65 to। अब एक वो बच्चा जो ऑडिट को एक रूटीन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हुए ट्रीट करता है, ये सोचता है कि बस रट्टा लगाएंगे ये पास हो जाएगा, किताब के सफ़े देखता है और सोचता है कि ये 300 सफ़ा है, बस ठीक है इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा, पास हो जाएगा। वो असल में एक गलती कर रहा होता है, वो असल में गलती कर रहा होता है। वो इस सब्जेक्ट की नेचर और इसकी टेस्टिंग को नहीं समझ पाता, वो इसकी डायरेक्शन नहीं ले पाता कि असल में इसमें से केस स्टडी आनी है। और इस केस स्टडी के लिए देखिए, नॉलेज बेस के लिए तो आपने क्रैमिंग कर लिया, रट्टा लगा लिया, बात बन जाएगी। लेकिन जब सिनेरियो बेस की बात आएगी तो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। क्रैमिंग भी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एप्लीकेशन एबिलिटी भी चाहिए। आपको बताऊं, सीए में वो बच्चे बड़े सक्सेसफुल होते हैं जिनको अप्लाई करना चीज़ों को अच्छा आता है, अप्लाई करना चीज़ों को अच्छा आता है। वो कोई रूल देखते हैं तो उनके जहन में बात आई थी, वो कोई सिनेरियो देखते हैं उनके जहन में रूल आए थे कि यार उस रूल के तहत ये सिनेरियो हल हो सकता है। उनकी एप्लीकेशन एबिलिटी जिनकी नॉर्मली अच्छी होती है, लेकिन मैं ये जूम करता हूँ कि नहीं अच्छी, मेरी नहीं अच्छी थी तो किसी की भी नहीं अच्छी होगी, ठीक है मसला ही हल करो। अब उसका हल क्या है? चूँकि एप्लीकेशन एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी मेरी, तो मैंने ना इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड अप्रोच बना लिए। सवालों को अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड अप्रोच है। एक बच्चा वो है जो लिखता है और उसकी ड्राफ्टिंग अब अल्लाह की तरफ से ही अच्छी है या उसकी अंग्रेजी अच्छी है, वो अच्छे से लिख लेता है, उसके लिए तो ये कोई ख़ास बात नहीं होगी। लेकिन मेरे जैसे स्टूडेंट जो जनरली इनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है या वो एक्सप्रेशन उतने बेहतर तरीके से डेवलप नहीं कर पाते जो ऑडिट के लिए ज़रूरी है, उनके लिए ना एक सपोर्ट हो जाती है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच। एक बच्चा है जिसको फॉर्मेट याद नहीं है लेकिन उसकी अपनी सेंस इतनी तेज़ है कि वो देखता है यार एसेट में एक तरफ लिख लेता हूँ, लायबिलिटीज एक तरफ लिख लेता हूँ और कैपिटल एक तरफ लिख लेता हूँ, वो टोटल करके उसको प्रेजेंट कर देता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम फॉर्मेट की प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होता है, जब आपको फॉर्मेट आते होते हैं आप उसमें फिगर्स पुट इन करते हैं तो मसला हल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ऑडिट में भी करना, बजाय इसके कि मैं ये ज्यूम करूं कि आप अपने तौर पे ही बहुत अच्छा एक्सप्रेशन डेवलप कर देंगे, मैं क्यों ना आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिखा दूं, बता दूं और उसको अप्लाई करना भी बता दूं, आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी दे दूंगी यार इस तरह से सवाल हल करना चाहिए, और आपको अप्रोच भी बताऊंगे यार इस तरह से पहले लॉ लिखेंगे बाद में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही? ये बेसिकली एक वो वाला एरिया है। और ये अप्रोच इतने बड़े पार्ट के लिए हर एरिया के लिए अलग है। अच्छा ऐसे नहीं है कि एक अप्रोच बताएंगे सारे चैप्टर उसी से ही हो जाएंगे, नहीं, मुख्तलिफ चैप्टर्स के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं।
लेकिन हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया हुआ चीज़ों को। जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके लिए स्टैंडर्ड अप्रोच है, जो कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन है उसके लिए स्टैंडर्ड अप्रोच है, जो एथिक्स वाला पोर्शन है, ये सारे चैप्टर्स हैं। आप लोगों ने ऑब्वियसली इसको नहीं पढ़े हुए, तो इंशाल्लाह जब आगे पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड अप्रोच जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, ये ऑडिट को तैयार करने का तरीका है। यानी ऑडिट एक टिपिकल स्क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है। ऑडिट के लिए उसी तरह ही प्रैक्टिस चाहिए जिस तरह किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए चाहिए होती है जो न्यूमेरिकल है। उसी तरह ही फॉर्मेट्स हैं, उसी तरह ही प्रैक्टिस दरकार है। ये ऑडिट की अप्रोच की बात हो गई। एक पास पेपर एनालिसिस होता है, वो उसमें चैप्टर वाइज डिस्कशन है। मैं वो आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहा। ऑब्वियसली जब जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो ज़रूर शेयर कर दूंगा प्रिंटेड फॉर्म में। उससे ये होगा कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि इसकी वेटेज क्या है, ठीक हो गया, यानी ये उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी चूँकि आपने वो चैप्टर सारे पढ़े नहीं हैं, इस वजह से मैं वो पास पेपर एनालिसिस आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। अलबत्ता अगली और आखिरी बात जो है उसके हवाले से ये है कि यार आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, रीड कराएंगे, आप हमारे साथ रीड करेंगे, घर जाएंगे, घर जाके उसे दोबारा पढ़ेंगे, तैयार करेंगे रोज़ का रोज़। 1.5 घंटे का टाइम दिया है मैंने। मुझे अंदाज़ा है कि ये 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, मगर मैंने ऑन द सेफर साइड 1.5 घंटा का है। फिर उसके बाद आप रेगुलर आएंगे, रेगुलर क्लास होगी, रेगुलर पढ़ेंगे, सीरियस रहेंगे। तीसरे नंबर पे टेस्ट। सर अब अगर मैं एक बच्चे की तो देखूँ भाई आपको समझ आ गई, तीसरी बार वो तंग आएगा, हाँ जी समझ आ गई यही कहेगा ना कि भाई समझ आ गई, बस उन अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसकी बजाय मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपको टेस्ट करूं, आपका टेस्ट हो, आप टेस्ट परफॉर्म करें, आपका टेस्ट का रिज़ल्ट बोले कि मुझे समझ आ गई। वो बात हुई ना। फीडबैक तो असल वो है कि आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस नज़र आए। अगर वो नहीं है तो फिर तो आपकी हाँ ना से बस वो यही है कि सर ने अब इतनी बार पूछे तो मैं कितनी बार ना करूं, मैं हाँ ही कह दी। समझ आ रही है? तो ये बात है, ये सारी डिस्कशन है। आपके जहन में अब कोई बात है तो प्लीज़ पूछिए। प्लीज़ बताइए। क्या ये जी सब कुछ तो एड्रेस हो गया मेरे मुताबिक, लेकिन आपके जहन में कोई सवाल आता है तो मोस्ट वेलकम। मैं एक चीज़ पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहूँगा, आपके जहन में कोई भी सवाल आए, हम क्लास का ऐसा एनवायरनमेंट रखें कि कोई बच्चा भी वो सवाल पूछ सके, मोस्ट वेलकम है। आपके जहन में सवाल आए, आप लोगों के जहन में सवाल आए, मोस्ट वेलकम, ज़रूर पूछिए। हम क्लास में एक ऐसा माहौल, जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है उसका असल में मतलब यही होता है कि आपके जहन में सवाल आए तो आप वो घर लेके ना जाएं, बल्कि क्लास का ऐसा माहौल हो कि आप हिचकिचाएं ना, पूछ लें। ठीक है, मैं उसको इनकरेज करूँगा, वो आप लोगों के लिए भी बेहतर है और क्लास के लिए बेहतर है। शायद ये बात हमने पहले भी की है ना जी। क्या ये आपका आखिरी फैसला है कि और कोई सवाल नहीं है? यस सर। ले जनाब, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कल से हम शुरू करेंगे अपना टास्क। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।